हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वाले मोदी सर। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमने एमएससी फिजिक्स की असाइनमेंट की सीरीज शुरू की थी, जिसमें इससे पिछले लेक्चर में हमने 2 असाइनमेंट कंप्लीट की थी। ठीक है, आज हमारी जो असाइनमेंट्स है ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स है हमारे पास MPH 013। ठीक है, ये सेकेंड ईयर की असाइनमेंट है। इससे पहले हमने 2 असाइनमेंट कवर कर ली है, तो इसको भी शुरू करते हैं। तो हमारे पास अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसने पूछा है कि राइट मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ चार्ज फ्री डाइलेक्ट्रिक मीडियम using these equations obtain the wave equations for the electric and magnetic field in the dielectric medium. Will the speed of electromagnetic wave in the dielectric medium be same as that in free space? Justify your answers. इसमें पूछा है कि आपने मैक्सवेल इक्वेशन लिखनी है चार्ज फ्री डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। ठीक है, दोनों के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और इसने पूछा है कि आपने वेव इक्वेशन फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए, किसमें? डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। और आपने बताना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, वो सेम रहेगी फ्री स्पेस में, जितनी उसकी क्या होती है? फ्री स्पेस में होती है। तो अगर इसका आंसर देखें, मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ चार्ज फ्री डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो अगर मेरे पास चार्ज फ्री डाइलेक्ट्रिक है, तो मेरे पास जो डेंसिटी है रो और जो करंट डेंसिटी है जे, वो किसके बराबर हो जाती है? 0 के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप सबसे मैक्सवेल इक्वेशन देख सकते हैं आप। सबसे पहले अगर हम गॉस लॉ की बात करें, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर है 0। ठीक है, और मेरे पास मैग्नेटिज्म वाली क्या आ जाएगी? डाइवर्जेंस ऑफ डॉट बी, और इसको डाइवर्जेंस डॉट एच। एच क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 के बराबर। ठीक है, और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस के म्यू नॉट डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, जहां पे म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन की बात करें, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ये आ जाएगा डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है मेरे पास? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब क्या है? अब ये हमने मैक्सवेल की इक्वेशन लिख दी किसमें? फ्री डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। ठीक है, अब क्या निकालनी है? अब हमको निकालनी है वेव इक्वेशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो हम अब इसमें इक्वेशन 3 एंड 4 कंसीडर करेंगे, जो हमने इससे पहले पढ़ी है, और उसका क्या करेंगे? कर्ल ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग द कर्ल ऑफ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट। अब अगर हम कर ले लेंगे डाइवर्जेंस ऑफ इज इक्वल टू माइनस के म्यू नॉट डेल एच अपॉन डेल टी इंटू डाइवर्जेंस, ये बन जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? इज इक्वल टू माइनस के म्यू नॉट, अब डाइवर्जेंस है यहाँ पे डेल ओवर डेल टी डाइवर्जेंस ऑफ एच। यहाँ पे क्या कर दिया आपने? यहाँ पे एच क्रॉस डाइवर्जेंस ले लिया आपने डेल ओवर डेल टी के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से माइनस के म्यू नॉट डेल ओवर डेल टी। अब डाइवर्जेंस ऑफ एच क्या था मेरे पास? जो मेरे पास इक्वेशन 4 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये किसके बराबर था? एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, इसके बराबर था। अब इसकी जगह यहाँ पे पुट कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी। अब यहाँ से कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस के म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, अब एक वेक्टर आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी इसमें कि जो डाइवर्जेंस इनटू डाइवर्जेंस ऑफ ए, वो बराबर होता है डाइवर्जेंस ब्रैकेट में डाइवर्जेंस डॉट ए माइनस डाइवर्जेंस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब मेरे पास ये जो यहाँ पे था मेरे पास डाइवर्जेंस क्रॉस डाइवर्जेंस, ये किस में बदल जाएगा? डाइवर्जेंस ब्रैकेट डाइवर्जेंस डॉट ई माइनस डाइवर्जेंस स्क्वायर ई। ठीक है, तो इसकी जगह आप इस इक्वेशन 5 में अगर आप इक्वेशन 6 को पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? डाइवर्जेंस डॉट ई माइनस डाइवर्जेंस स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस के म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 7 मान लिया। अब क्या? यूजिंग इक्वेशन 1 क्या बोलती थी कि डाइवर्जेंस डॉट ई बराबर है 0। अगर मैं इसको इक्वेशन 7 में पुट करूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन 7 क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है,
अब यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, डाइवर्जेंस स्क्वायर ऑफ ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, तो यही मेरे पास क्या है, यही वेव इक्वेशन है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो हमने वेव इक्वेशन भी निकाल दी। ठीक है, अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, लेकिन उसने हमारे को मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी पूछा है, तो सेम यही प्रोसीजर लगेगा। और लास्ट में मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव इक्वेशन आएगी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, क्या आएगी, डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की थी तो यहाँ पे ई था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे एच आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसके बाद आपने स्पीड का बताना था, रीजन की जो फ्री स्पेस में और डाइलेक्ट्रिक में मीडियम में सेम होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे आप समझ चुके कि द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज नॉट सेम, नहीं होगी। इतना तो मतलब खुद भी आप आइडिया लगा सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर मैं फ्री स्पेस मतलब एयर की बात करूं और मैं कोई मीडियम ले लूं, फॉर एग्जांपल वाटर ले लूं मैं, तो जो वाटर में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड अलग होगी और एयर में अलग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस क्या होती है मेरे पास, c बराबर है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये अप्रोक्सीमेट बराबर आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्री स्पेस में मतलब ये इक्वल टू हो जाती है जितनी हमारे पास लाइट की स्पीड होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तो म्यू नॉट तो फ्री स्पेस की परमेबिलिटी होती थी और एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती थी। लेकिन यहाँ पे मीडियम है तो यहाँ पे म्यू एम हो जाएगा और एप्सिलॉन एम हो जाएगा। किसी मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, किसकी, परमिएबिलिटी की भी होगी और परमिटिविटी की होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लगा सकते हो इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम द परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम देयर फ्री स्पेस। तो यहीं से आपको आइडिया लग सकता है। अब यहाँ से मेरे को रिलेटिव परमिटिविटी का पता है, बराबर होती है रिलेटिव परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और जो परमिएबिलिटी है वो भी परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से आप किसी मीडियम की परमिटिविटी निकाल लोगे और यहाँ पे परमिएबिलिटी निकाल दोगे। अब इसी को, इसको आपने इक्वेशन 10 में पुट करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी मेरे पास इक्वेशन 10, इक्वेशन 10 मेरे पास ये आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10 को यूज कर रहे हो, इक्वेशन 9 का यूज कर रहे हो, तो इक्वेशन 10 क्या बन जाएगी मेरे पास, v बराबर है, अब यहीं पे यहाँ पे देख लो आप, म्यू नॉट 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर था मेरे पास, c के बराबर था। ठीक है, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा c अपॉन दिस। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। सिंपल आप लास्ट में क्या बोल सकते हो कि जो म्यू आर है मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी है, और जो एप्सिलॉन नॉट आर है जो परमिटिविटी है, आर जनरली ग्रेटर देन 1, ये बड़ी होती है 1 से। सो फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज लेस देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या पूछा है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर 2 ऑर्थोगोनल प्लेन पोलराइज्ड राइट वेव प्रोपेगेटिंग इन z डायरेक्शन एंड हैव इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस। ठीक है, मतलब वेव पोलराइज्ड लाइट वेव है जो प्रोपेगेट हो रही है z डायरेक्शन में। ठीक है, और इसका जो फेज डिफरेंस दिया है वो मेरे पास π/2 दे रखा है। ठीक है, फेज डिफरेंस। अब इसने क्या बोला है कि एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रिजल्टेंट वेव अराइजिंग ड्यूरिंग द सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू वेव्स। ठीक है, अब आपने एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और रिजल्टेंट वेव के लिए, जो कि जिसमें ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, जो ये टू वेव है ये सुपरपोजिशन हो रही है, मतलब जुड़ रही है आपस में। ठीक है, डिटरमाइन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द टिप, आपने ट्रेजेक्ट्री बतानी है टिप की, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एसोसिएटेड विद द रिजल्टेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जो रिजल्टेंट वेव के साथ एसोसिएट हुआ हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से एक्सप्रेशन की बात करें, 2 ऑर्थोगोनल प्लेन पोलराइज्ड, ठीक है, वेव प्रोपेगेटिंग इन z डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वेव z डायरेक्शन में है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है मेरे पास वो x डायरेक्शन में होगा और y डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्योंकि z डायरेक्शन में तो प्रोपेगेट कर रही है वेव। ठीक है, और इसने फेज डिफरेंस कितना दिया है मेरे पास, π/2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप कंसीडर कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस में क्या आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस प्रोपेगेटिंग इन z विद टाइम t इज इक्वल टू E0 cos
ओमेगा टी माइनस के जेड। ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास, कहाँ पे बन जाएगी, इसमें एक्स डायरेक्शन में, जहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, के क्या है मेरे पास, वेव वेक्टर है। ठीक है, अब सेम यही अगर वाई एक्सिस में देखें, लेकिन वाई एक्सिस में इसने फेज डिफरेंस कितना ही है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो फेज डिफरेंस कितना है, π/2 का है एक्स और वाई में। ठीक है, तो फेज डिफरेंस π/2 का है मेरे पास, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, जेड टी इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस π/2। ठीक है, इतनी चीज आ जाएगी मेरे पास। अब यहाँ से क्या है, सिंपल यहाँ से कॉस, यहाँ से π/2 कितना होता है, 90 होता है, तो कॉस 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या बन जाएगा, इतनी टर्म क्या बन जाएगी, माइनस के साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस π/2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस के साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। ठीक है, तो इतना निकालने के बाद जो मेरे पास यू वाई जेड टी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, माइनस के ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। के क्या है मेरे पास, प्रोपेगेटिंग वेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ से रिजल्टेंट वेव एक्सप्रेशन निकालना है आपने ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। अब सिंपल सी बात है, सुपर मतलब एक एक्स एक्सिस वाली वेव है, एक वाई एक्सिस वाली वेव है, और ये प्रोपेगेट हो रही है जेड डायरेक्शन में, तो जो टोटल कंपोनेंट आएगा जेड डायरेक्शन में, दोनों को जोड़ के तो आएगा ई एक्स प्लस यू आई को जोड़ के। ठीक है, तो ई टोटल मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई कैप होती है एक्स डायरेक्शन के लिए और जे कैप होती है वाई डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो आपने इसको, मैंने इक्वेशन थर्ड मान लिया, अब मैंने ई एक्स जेड टी भी निकाल रखा है, यू आई जेड टी भी निकाल रखा है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को पुट करेंगे 3 में, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, जब पुट कर लोगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, प्लस माइनस माइनस ये चीज आ जाएगी मेरे पास। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ई नॉट कॉमन है, ई नॉट को कॉमन ले लो बाहर। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड आई यूनिट वेक्टर माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के जेड जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इतना करने के बाद ये मेरे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेव इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये वाली यहाँ पे, ये क्या आ गई मेरे पास, रिजल्टेंट फील्ड वेव इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है मेरे पास, अब ट्रेजेक्ट्री ऑफ द टिप आपने निकालना था, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एसोसिएटेड विद द रिजल्टेंट वेव। अब ट्रेजेक्ट्री ऑफ टिप ऑफ इलेक्ट्रिक, ट्रेजेक्ट्री मतलब जो वेव है ना, जो प्रोपेगेट हो रही है जेड डायरेक्शन में, ठीक है, उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, ट्रेजेक्ट्री जैसे इलिप्स हो गया, सर्कल हो गया, हाइपरबोला हो गया, पैराबोला हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर ट्रेजेक्ट्री की बात करूं तो ट्रेजेक्ट्री डिपेंड करेगी किस पे, फेज पे, जो ये मेरे पास फेज है। ठीक है, ओमेगा टी माइनस के जेड। तो ई एक्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ई नॉट कॉस ओमेगा टी और ई वाई मेरे पास आ गया है। अब इन दोनों इक्वेशन का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दूं और ऐड कर दूं आपस में, तो मेरे पास ये चीज बन जाएगी। ठीक है, स्क्वायर और ऐड करके, तो अब मेरे पास यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, ई नॉट स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के। ठीक है, तो मेरे पास जो ये टर्म है, ये टर्म बराबर हो जाएगी किसके, 1 के हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बन गया यहाँ पे, ई एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर बराबर ई नॉट स्क्वायर, 1 आ गया। अब इसको क्या है, अगर मैं डिवाइड ई नॉट स्क्वायर डिवाइड कर दूं, ई एक्स स्क्वायर अपॉन ई नॉट स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर अपॉन ई नॉट स्क्वायर बराबर है 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है किसकी, सर्कल की। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन है, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, सर्कुलर होगी। तो यहीं से इस इक्वेशन से आप पता लगा सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कोई प्रोपेगेट कर रही है जेड डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी कैसी होगी, वो सर्कुलर होगी। तो ये सर्कल फॉर्म में है। ठीक है, तो आपने ट्रेजेक्ट्री भी निकाल दी, तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, शो दैट कोरेस्पॉन्डिंग टू एनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in an anisotropic medium, these are two orthogonal plane linearly polarized plane wave which propagate in general with two different velocities। इस हमने शो करना है कि जो प्रोपेगेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का किसमें, एन आइसोट्रोपिक मीडियम में, ये टू ऑर्थोगोनल प्लेन है, पोलराइज्ड प्लेन वेव है जो प्रोपेगेट कर रही है किसमें, जनरल टू वेलोसिटी में। आपने टू वेलोसिटी निकालनी है जो प्रोपेगेट कर रही है वेव ऑर्थोगोनल प्लेन, मतलब लीनियरली प्रोपेगेट कर रही है पोलराइज्ड वेव। ठीक है, तो इन एनिसोट्रोपिक मीडियम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन, सो परमिटिविटी इज नो लॉन्गर स्केलर बट इट बिकम टेंसर
ऑब्वियस सी बात है, एनिसोट्रॉपिक मीडियम में है क्या होता है कि डिफरेंट वेलोसिटी से वेव ट्रेवल करती है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो जो परमिटिविटी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये स्केलर नहीं रहेगी, ये क्या बन जाएगी, एक टेंसर क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, टेंसर का मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड, बट मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड नहीं होगा, मतलब नो मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, स्केलर में क्या होता है, स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो वेक्टर में वो बहुत मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टेंसर बन जाएगी ये। तो टेंसर क्वांटिटी का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, लेकिन डायरेक्शन है, डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर एन एनिसोट्रोपिक मीडियम इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, सच एज करंट डेंसिटी जे बराबर है 0, रो बराबर है 0 और म्यू बराबर क्या हो जाता है, म्यू नॉट। ये एनिसोट्रोपिक मीडियम की कंडीशन है। जे क्या है मेरे पास, करंट डेंसिटी है, रो क्या है मेरे पास, चार्ज डेंसिटी है, म्यू नॉट क्या है मेरे पास, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। आपने ये कंडीशन याद रखनी है एनिसोट्रोपिक मीडियम की। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, and permittivity epsilon is a tensor so that the component of electric displacement D are the general related to the component of E। मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आएगा क्या आएगा मेरे पास, EXI EY J EZ के। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर प्रोपेगेट करती है तो मान लो Z डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट क्या होंगे, एक X डायरेक्शन में होगा, एक Y डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब यहां से आपका जो डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट आएगा, एक्स में क्या आएगा, एप्साइल एक्स एक्स ई एक्स प्लस एप्साइल एक्स वाई ई वाई प्लस एप्साइल एक्स जेड ई जेड। ठीक है, यही आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और जो यहाँ से ई एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ई, और ई वाई क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ई। ठीक है, आप समझ चुके हैं ये चीज यहाँ से। तो यहाँ से अगर ई जेड क्या है, जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ई, सिमिलरली डी वाई का क्या आ जाएगा, ई ऑफ वाई एक्स ई एक्स प्लस ई वाई वाई ई वाई प्लस ई वाई जेड ई जेड। यहाँ से ये चीज, अब डी जेड का भी सेम आएगा, ई जेड एक्स ई एक्स प्लस ई जेड वाई ई वाई प्लस एप्साइल जेड 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 ई जेड। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल आपने जो डिस्प्लेसमेंट, करंट डिस्प्लेसमेंट है ना, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो बराबर होता है किसके, जो रिलेटिव परमिटिविटी है मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, पर जो परमिटिविटी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं, यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होगा वो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 2 एंड 3 को अगर मैं मैट्रिक्स में लिखूं तो क्या आएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड ई एक्स एक्स ई वाई एक्स, ये एप्साइल वाला, एप्साइल के कंपोनेंट लिखने हैं आपने पहले। ठीक है, तो सिंपल ये मेरे पास मैट्रिक्स बन जाएगा इसका। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है आपने इस चीज को। ठीक है, और जहां पे मेरे पास, सो फ्रॉम दिस डी बराबर क्या आएगा मेरे पास, एप्साइल ई। मैंने आपको पहले बताया जो करंट डिस्प्ले इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होता है एप्साइल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। ठीक है, जहां पे एप्साइल क्या है, परमिटिविटी किसी मीडियम की या फ्री स्पेस की। ठीक है, और ये एक टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एन आइसोट्रोपिक मीडियम में जो एप्साइल है वो स्केलर नहीं रहता है, फिर वो किस में बदल जाता है, वो टेंसर क्वांटिटी बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एंड इट इज सिमेट्रिक इन नेचर, दैट मीन्स ई एक्स वाई इज इक्वल टू ई वाई एक्स एंड ई वाई जेड इज इक्वल टू ई जेड वाई एंड एप्साइल जेड एक्स इज इक्वल टू एप्साइल एक्स जेड। ठीक है, तो ये चीज होगी मेरे पास। इफ वी सिलेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस as the principal axis, then set of orthogonal axes along which d field component follow the direction of applied electric field, that means dx component follow the direction of ex only and dy component follow the direction of ey and dz component follow the direction of ez only and hence only and other are zero। तो अब मतलब सिंपल है, जो dx कंपोनेंट होगा ना इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का, वो फॉलो करेगा किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, और जो डी वाई कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट को फॉलो करेगा, और जो डी जेड है वो किसके, ई जेड कंपोनेंट को फॉलो करेगा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जो इक्वेशन 4 थी मेरे पास, तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास, सिंपल डी एक्स डी वाई डी जेड, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, एप्साइल एक्स एक्स एप्साइल वाई वाई एप्साइल जेड जेड और ई एक्स ई वाई ई जेड। ठीक है, अब ये तो जीरो हो गया मेरे पास। अब यहाँ से मैं मान सकता हूँ कि जो dx होगा वो एप्साइल एक्स ई एक्स होगा, dy एप्साइल y ई वाई होगा, और dz क्या होगा, एप्साइल z
Ez होगा, ठीक है, जहाँ पे एप्सिलॉन x एप्सिलॉन y एप्सिलॉन z क्या है, प्रिंसिपल डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी कंपोनेंट है, ठीक है। सो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन इन अ डाइलेक्ट्रिक एन आइसोट्रोपिक मीडियम वेयर रो इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0, यूजिंग del by del t is equal to I omega and divergence is equal to I k we have। अब सिंपल आपने जो मैक्सवेल इक्वेशन में है, आपने डेल बाय डेल टी को आई ओमेगा लेना है, ये कंडीशन है इसकी एन आइसोट्रोपिक मीडियम की, और डाइवर्जेंस क्या बन जाएगा, आई के बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई प्लस डेल बी ओवर डेल टी बराबर हो जाएगा 0, एंड डाइवर्जेंस ऑफ एच माइनस डाइवर्जेंस ऑफ डेल ओवर डेल डी ओवर डेल टी बराबर हो जाएगा जे के करंट डेंसिटी के, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि डाइवर्जेंस को आपने आई के लेना है, तो अगर मैं यहाँ पे डाइवर्जेंस की जगह आई के पुट कर दूं, और यहाँ पे डेल ओवर डेल टी की जगह आपने क्या लेना है, डेल ओवर डेल टी की जगह आपने लेना है आई ओमेगा, ठीक है। तो ये जब इक्वेशन आप पुट कर दोगे तो ये वाली इक्वेशन ये बन जाएगी मेरे पास, और ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस, ठीक है। और ये अब हमको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर होता है म्यू नॉट एच के, और जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होता है एप्सिलॉन ई के, ठीक है। तो यहाँ से के क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस के ओमेगा म्यू नॉट एच, ठीक है। ये यहाँ से हो गया कि म्यू नॉट एच होता था मेरे पास बी, तो बी की जगह जब आप म्यू नॉट एच पुट कर दोगे और डी की जगह एप्सिलॉन ई पुट कर दोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या बन जाएगी लास्ट में इक्वेशन, के इंटू के क्रॉस ई प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू आर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। लास्ट में आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। विच इज द वेव इक्वेशन फॉर द प्लेन वेव मोस्ट इजीली एनालाइज्ड इन द प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट, ठीक है, system where epsilon is diagonal such that coordinate system aligned to the crystal axis. So for above epsilon is a tensor, so epsilon is different for different directions. So two orthogonal plane polarized plane wave which propagate with two different velocities, let wave is propagate along z axis, so therefore possible phase velocity for a wave propagating along the z direction is, सिंपल चीज है, कोई वेव प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है, तो सिंपल चीज है वो प्रोपेगेट, मान लो यहाँ पे z डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होगा, एक तो x डायरेक्शन में होगा, एक y डायरेक्शन में होगा। तो जो इसकी परमिटिविटी है वो x डायरेक्शन में अलग होगी और y डायरेक्शन में अलग होगी। जब परमिटिविटी डिफरेंट है तो मेरे को पता है वेलोसिटी क्या होती है, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट होती है कि नहीं होती है। चलो परमिएबिलिटी तो मान ली कि सेम है फ्री स्पेस में, ठीक है, लेकिन परमिटिविटी तो डिफरेंट होगी ना मेरे पास, ठीक है। अब परमिएबिलिटी क्यों सेम है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो z डायरेक्शन में होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होगा, दो डायरेक्शन में होगा, x और y डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, और ये डिफरेंट है, ठीक है। तो पॉइंट P पे अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगी 1/μ0 एप्सिलॉन, ठीक है, और अगर z डायरेक्शन में बात करूं तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन x होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी जो मेरे पास आएगी पॉइंटिंग वेलोसिटी, प्रोपेगेटिंग वेलोसिटी क्या होगी मेरे पास, तो ये x डायरेक्शन में आएगी मेरे पास, और ये मेरे पास किस में आएगी, y डायरेक्शन में। अब ये क्यों डिफरेंट हुई, क्योंकि जो मेरे पास परमिटिविटी है एप्सिलॉन है वो क्या है x डायरेक्शन में अलग होगी और y डायरेक्शन में क्या होगी, अलग होगी। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि जो मेरे पास जो पोलराइजिंग वेव है वो प्रोपेगेट करेगी दो डिफरेंट वेलोसिटीज से, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, वैसे यहाँ से भी इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, जो एंगुलर, ये ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और के क्या है मेरे पास प्रोपेगेशन वेक्टर है, तो के है जो एक्स डायरेक्शन में अलग होगा और वाई डायरेक्शन में अलग होगा। तो यहाँ से भी आप ये वेलोसिटी निकाल सकते थे, ठीक है, कि डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया मेरे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। डिटरमाइन द नॉर्मलाइज्ड जोन्स वेक्टर फॉर अ लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट प्रोपेगेटिंग इन z डायरेक्शन। आपने नॉर्मलाइज्ड जोन्स वेक्टर को निकालना है किसमें, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट जो कि प्रोपेगेट कर रही है किसमें, z डायरेक्शन में, ठीक है। तो टू डिटरमाइन द नॉर्मलाइज्ड जोन्स वेक्टर फॉर अ लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट propagating in z direction,
consider light propagating along the z direction with electric field component along x and y direction, so therefore the electric field associated with the wave propagating in z direction. ठीक है, सिंपल आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है आपको पता है, अगर कोई वेव प्रोपेगेट करती है z डायरेक्शन में तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में होता है, एक वाई डायरेक्शन में होता है। तो ये आपको इक्वेशन पता है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक है, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ई एक्स जेड टी एंड ई वाई जेड टी कैन बी रिटन विद आर्बिटरी फेज डिफरेंस फाई एक्स एंड फाई वाई। अब इस इक्वेशन को जो एक्स एक्सिस में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की और वाई, उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम जब मेरे पास फेज डिफरेंस दिया होता है। ये आपने +1 +2 में भी ये इक्वेशन पढ़ी होगी और बीएससी में भी आपने ये इक्वेशन पढ़ी है कि जो अगर y कंपोनेंट और z कंपोनेंट को फेज डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, जहां पे ई नॉट क्या एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, k क्या है मेरे पास वेव नंबर है। ठीक है, अब क्या है, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया, 3 मान लिया, इसको 1 मान लिया। अब 2 एंड 3 को मैं पुट कर रहा हूँ किसमें, इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अच्छा सिंपल यहाँ पे कुछ जो फेज है वो भी काटना पड़ेगा। देयर आर कॉमन फेज फैक्टर, यहाँ पे कॉमन फेज फैक्टर क्या है, ओमेगा टी प्लस ये के जेड माइनस ओमेगा टी, ये मेरे ई रेस्ट टू पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी क्या है, कॉमन फेज फैक्टर है। सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो मेरे पास इक्वेशन 2 और 3 क्या बन जाएगी, मेरे पास ये बन जाएगी मेरे पास इक्वेशन 2 और 3। ठीक है, अब क्या है, ये 4 और 5 ले लिया मैंने इसको। अब क्या है, नाउ द जोन्स वेक्टर फॉर एलसीपी वेव कैन बी सर्कुलेटिंग बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब जो एलसीपी वेव का है ना, जो जोन्स वेक्टर का फॉर्मूला होता है मेरे पास क्या होता है, ई ऑफ एलसीपी बराबर है ई एक्स अपॉन ई वाई। अब इक्वेशन 4 और 5 को मैं 6 में डाल रहा हूँ, मतलब ई एक्स और ई वाई की वैल्यू डाल रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन 7 ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, नाउ इन एलसीपी लाइट बीम propagating in the z direction is characterized by 5y minus 5x बराबर है पाई बाई 2। इसके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है ना वो कितना होता है, पाई बाई 2 का होता है। ठीक है, फेज डिफरेंस है, एंड ई नॉट एक्स ई नॉट वाई इज इक्वल टू ई नॉट, और ये एम्पलीट्यूड भी बराबर, मतलब सिंपल है ना कि जो फेज डिफरेंस भी होगा वो पाई बाई 2 का होगा, और एम्पलीट्यूड है जो दोनों वेव, जो ये वेव प्रोपेगेट कर रही है z डायरेक्शन में, तो इसका x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम होगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो जो मेरे पास इक्वेशन 7 है क्या बन जाएगी मेरे पास, ई नॉट आई फाई एक्स अपॉन ई रेस्ट टू द पावर आयोटा फाई वाई ई नॉट, तो ये बन जाएगी मेरे पास, टेकिंग ई नॉट ई रेस्ट टू द पावर आयोटा फाई एक्स कॉमन। अब इसमें से आप कॉमन ले लो ई रेस्ट टू आयोटा फाई एक्स। ठीक है, अंदर से तो कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा मेरे पास, अब फाई एक्स ही लिया है। ठीक है, तो ऊपर तो 1 बचेगा, और ये जिसके पास ये ई नॉट ई रेस्ट टू आयोटा फाई एक्स है नहीं, उसके साथ ये डिवाइड हो जाएगा, तो ई नॉट से ई नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, ई नॉट ई रेस्ट टू दी पावर आयोटा फाई एक्स 1 अपॉन ई रेस्ट टू आयोटा फाई वाई माइनस फाई एक्स। ठीक है, और फाई वाई माइनस फाई एक्स क्या है, फेज डिफरेंस है, ये पाई बाई 2 के, तो यहाँ पे ई रेस्ट टू आयोटा पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने एक स्टैंडर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होगी कि जो ई रेस्ट टू द आयोटा थीटा वो बराबर किसके होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ई रेस्ट टू द आयोटा पाई बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। ठीक है, अब कॉस 90 क्या होता है मेरे पास, 0 होता है। ठीक है, प्लस आयोटा, अब साइन 90 1 होता है, तो मेरे पास जो ई रेस्ट टू द आयोटा पाई बाई 2 किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा के बराबर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब पुट इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 8 वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 9 को किस में डालना है, इक्वेशन 8 में डालना है, तो मेरे पास जो ई रेस्ट टू आयोटा पाई बाई 2 की वैल्यू आई उसको क्या बन जाएगा, ये ई एल सी पी इज इक्वल टू ई नॉट ई रेस्ट टू आयोटा फाई एक्स 1 अपॉन आयोटा। ठीक है, तो अब यहाँ से नाउ द नॉर्मलाइज्ड द जोन फैक्टर वी नीड टू एंश्योर दैट इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। अब इसका अगर नॉर्मलाइज करना है ना आपने, तो जो जोन्स फैक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बराबर किसके हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ई एल सी पी बराबर है 1 अपॉन मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 1 का स्क्वायर, अब इसी का निकालना है 1 का स्क्वायर प्लस और आयोटा स्क्वायर, यही था ना मेरे पास। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालू तो आयोटा क्या होता है, अंडर रूट माइनस के 1 होता है, तो माइनस के अंडर रूट माइनस के 1 का स्क्वायर इसमें पुट कर दोगे आप लोग यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई एल सी पी
बराबर क्या हो जाएगा 1/1² + 1² 1/√2। तो जो नॉर्मलाइज जोन्स वेक्टर है एलसीपी के लिए क्या आ गया मेरे पास 1/√2 और क्या आया था मेरे पास यहाँ पे 1/i। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया मेरे पास क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट में क्या आता है, इसको आपने अगर डिटेल में पढ़ना है ना तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जितनी भी बुक्स है आपको इग्नू की है या फिर रेफरेंस बुक आप ले सकते हो, तो किसी भी राइटर की ले लो आप, उसको आप डिटेल में पढ़ोगे तब ये चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। ये तो एक ओवरव्यू है ना कि आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो, तो अब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये मैंने यूज किया इसमें, तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप बुक्स पढ़ लोगे, उसमें से आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी इस चीज की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, गिवन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल इज 1.38, what should be the minimum thickness of oil film if the light of wavelength 6000 angstrom is found to be absent in the reflected light। ठीक है, आपने क्या निकालना है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ऑयल का 1.38। ठीक है, अब मिनिमम थिकनेस निकालनी है आपने ऑयल फिल्म की, जिसके जो कि लाइट वेवलेंथ कितनी दी है लाइट की 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोला, व्हेन अ थिन ऑयल फिल्म आर इल्यूमिनेटेड बाय व्हाइट लाइट कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड। आपने ये देखा होगा कि जो ऑयल की फिल्म है अगर उसमें से आप व्हाइट लाइट पास करोगे तो उसमें डिफरेंट से कलर मिलते हैं देखने को। ठीक है, दिस इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये किसकी वजह से होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ थिन फिल्म द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस वेव इज 2μt cos थीटा। जो उसके बीच में पार्ट डिफरेंस आता है वो कितना होता है 2μt cos थीटा इज द फंक्शन ऑफ 3 पैरामीटर। टी क्या है यहाँ पे थिकनेस है फिल्म की, थीटा क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, नाउ गिवन दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ कितनी दी है 6000 एंगस्ट्रॉम इज फाउंड टू बी एब्सेंट इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, जो कि एब्सेंट है किसमें रिफ्लेक्टेड लाइट में। दिस इंडिकेट दैट अ थिन फिल्म अपीयरिंग डार्क। अब जब वेवलेंथ थी जो एब्सेंट है, जब लाइट ही नहीं पड़ेगी उस पर तो डार्क ही दिखेगी ना। ठीक है, तो डार्क अपीयर होगी वो। ठीक है, सो द कंडीशन फॉर मिनिमा, जब वो डार्क अपीयर होगी तो मिनिमा की कंडीशन होती है मेरे पास। ठीक है, वो क्या होती है 2μt cos थीटा बराबर है n लैम्डा, जहां पे n क्या है इंटीजर है या ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस है, और म्यू क्या है रिफ्रैक्टिंग और टी क्या है मेरे पास थिकनेस है। ठीक है, तो अब यहां से निकाल सकते हो, नाउ कैलकुलेट द मिनिमम थिकनेस। ऑब्वियस सी बात है, इसने बोला है कि एब्सेंट है, अगर ये एब्सेंट नहीं बोलता ना तब तो मेरे पास कौन सा होना था ब्राइट फ्रिंज बननी थी। ठीक है, लेकिन इसने बोला है कि एब्सेंट है तो कौन सी बनेगी डार्क फ्रिंज बनेगी। ठीक है, और डार्क फ्रिंज में जो मिनिमा की कंडीशन है वो क्या होती है मेरे पास 2μt cos थीटा n लैम्डा। ठीक है, लैम्डा क्या है वेवलेंथ है मेरे पास। ठीक है, तो यहां से 2μt टी मिनिमम cos थीटा बराबर है n लैम्डा, तो यहाँ से थिकनेस मिनिमम कितनी आ जाएगी n लैम्डा बाय 2μ cos थीटा, यहाँ पे इधर ही। ठीक है, निकाल सकते हो आप। अब फॉर मिनिमम कंडीशन, जब कंडीशन मिनिमम होती है तो ऑर्डर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, मिनिमम के लिए, बाकी तो आप जा सकते हो आगे 2 3 4 5 मैक्सिमम के लिए। ठीक है, तो अब टी मिनिमम कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2μ cos थीटा, n क्या हो गया मेरे पास 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 टी मिनिमम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन cos थीटा। अब ये क्या है, जो थिकनेस है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा के, मतलब अगर एंगल बढ़ेगा ठीक है तो थिकनेस क्या है कम हो जाएगी। इट मींस cos थीटा इज मिनिमम देन टी मिनिमम इज मैक्सिमम देन टी। अब यहाँ से क्या आपने मिनिमम निकालनी है ना, तो अगर cos थीटा मैक्सिमम होगा cos थीटा अगर मैक्सिमम होगा तभी तो थिकनेस मिनिमम होगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है ना यहाँ पे। ठीक है, तो cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए तभी थिकनेस मिनिमम होगी, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है मेरे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेवलेंथ भी मेरे को दे रखी थी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.38 दिया है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट करूं, टी मिनिमम बराबर है 6000 एंगस्ट्रॉम 2 × 1.38 और cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो ये पुट करने के बाद जो मेरे पास मिनिमम थिकनेस आएगी कितनी आएगी 2174 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई थिकनेस आ गई। नाउ वी नो 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर 10⁻⁻10 मीटर की। ठीक है, तो यहाँ से टी मिनिमम कितना आ जाएगा एंगस्ट्रॉम की जगह 10⁻⁻10 आ जाएगा। ठीक है, 2174 अपॉन 10, एक 10 हटा दो यहाँ से 10⁻⁻4 मतलब अपॉन में आ जाएगा ना एक 10। ठीक है, तो कितना बन गया 217.4 10⁻⁻9, और 10⁻⁻9 क्या किसके बराबर होता है नैनो के बराबर होता है। तो ये क्या बन गया जो मेरे पास मिनिमम थिकनेस आई कितनी आई 217.4 नैनो
मीटर, ठीक है। ये आ गई मेरे पास मिनिमम थिकनेस किसकी, ऑयल फिल्म की, ठीक है। तो ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है यूजिंग द स्केलर डाइफ्रैक्शन थ्योरी ड्राइव फ्रेजनल हाइजेंस डाइफ्रैक्शन इंटीग्रल, जहां पे आपको पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना दिया है, आई पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी कितनी दी है, आयोटा ई नॉट बाय लेमडा इंटीग्रल ए ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर डी ऑफ जाई डी ऑफ ईटा, ठीक है। ये चीज आपको दे रखी है। विच गिव्स द फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द ऑब्जर्वेशन प्लेन ड्यू टू डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द एपरेचर ए। सिंपल इसने बोला है कि आपने फ्रेजनल हाइजेंस डाइफ्रैक्शन इंटीग्रल को ड्राइव करना है, मतलब आपने ये फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। और यूज किसका करना है, स्केलर डाइफ्रैक्शन थ्योरी का, ठीक है। तो सबसे पहले स्केलर डाइफ्रैक्शन थ्योरी को समझते हैं। ये क्या बोलता है, स्केलर डाइफ्रैक्शन थ्योरी सिंप्लीफाइड वे टू डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक लाइट प्रोपेगेट व्हेन दे पास थ्रू एपरेचर और कम अक्रॉस ऑब्स्टेकल्स। द थ्योरी इज कॉल्ड स्केलर, ठीक है। द थ्योरी इज कॉल्ड स्केलर बिकॉज it only consider the magnitude of the electric field associated with light wave or its intensity and ignores the vector nature of the electric and magnetic field. इसको स्केलर क्यों बोलते, सिंपल जो डाइफ्रैक्शन है इसका मतलब है कि जो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट वेव है, वो प्रोपेगेट करेगी, ठीक है, जब वो पास करेगी किसी एपरेचर से, ठीक है। तो उसी, और इसका नाम स्केलर क्यों पड़ा, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है उसका सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है आपने, ठीक है। अब जो फ्रेजनल हाइजेंस डाइफ्रैक्शन इंटीग्रल है वो क्या होता है, अब ये डायग्राम समझो आप यहाँ पे, ठीक है। शुरू में मेरे पास ये प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक एपरेचर रख दिया, ठीक है। अब इसमें से एपरेचर का मतलब है कि इसमें से जो लाइट पोलराइज्ड होगी, ठीक है, वो सिर्फ, अब ये यहाँ पे जो है मेरे पास ये ठीक है, ये ऑब्स्टेकल है बाहर, ठीक है। ऑब्स्टेकल मतलब यहाँ से लाइट पास नहीं हो रही है, लाइट सिर्फ यहाँ पे पास हो रही है। तो जब यहाँ से इस पॉइंट पे लाइट पास होगी, तो अब यहाँ पे क्या लगा रखा है मैंने, स्क्रीन लगाई है पार, ठीक है। तो लाइट सिर्फ यहाँ से पास हो रही है, तो मेरे पास एक, ये तो प्राइमरी वेव फ्रंट था, ठीक है। अब मेरे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट बनने लग जाएंगे, ठीक है, ऐसे बिल्कुल सर्कुलर वेव फ्रंट बनने लग जाएंगे। और मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे को स्क्रीन में लाइट दिखेगी, ठीक है। ये स्क्रीन लगा रखी है, समझ आई आपको ये चीज। स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे जब इसमें से पास होगी लाइट किसी एपरेचर में से, ठीक है। एपरेचर की मेरे पास जाई एक्स प्लेन एपरेचर है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट है जाई एक्स, ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए मेरे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पॉइंट यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस जो स्क्रीन पे आएगी, ठीक है। ये मैंने जेड क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया, कहाँ से, यहाँ से जो वेव फ्रंट बन रहे हैं यहाँ से लेकर इस स्क्रीन तक का, ठीक है। और टोटल इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो मेरे पास स्क्रीन है वहां तक का डिस्टेंस क्या है मेरे पास, आर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, नाउ यूजिंग स्केलर थ्योरी अ सिंपल डेरिवेशन ऑफ फ्रेजनल हाइजेंस इंटीग्रल will be presented which will be based on Huygens principle. Let us consider that plane electromagnetic wave propagating in z direction, ठीक है। सिंपल चीजें जो डायग्राम है मैंने आपको बताया कि मैंने जाई ईटा एक प्लेन ले लिया है, ठीक है। और ये जो मेरे पास एरिया क्या आ जाएगा, सिंपल डी जाई इंटू डी ईटा, इसका जो एरिया आ जाएगा मेरे पास, इसका इस एपरेचर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या है, डी जाई है, और इसकी ब्रेथ क्या है, डी ईटा है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एरिया भी आ रही है, जो लिखा है यहाँ पे सेम मैंने डायग्राम में आपको समझा दिया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि जो स्केलर फील्ड थ्योरी वो बोलती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रल माइनस अल्फा से प्लस अल्फा तक ई नॉट ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर डी जाई डी ईटा। ये बोलता है मेरे पास, ये आपने याद रखनी है ये इक्वेशन यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की किसमें, फ्रेजनल डाइफ्रैक्शन पैटर्न में, ठीक है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का जो कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, सी आ जाएगा, बाकी सेम चीजें, ठीक है। सी क्या है मेरे पास, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं मान रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इसके बाद आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एपरेचर टू स्क्रीन, ये मैंने आपको बता दिया था। और डी जाई डी ईटा क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ एपरेचर है।
ई नॉट क्या है मेरे पास, एम्पलीट्यूड है। के क्या है मेरे पास, एंगुलर वेव नंबर, जो बराबर होता है 2 पाई/लैम्डा के, ठीक है। और जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्फेरिकल वेव, वो क्या है मेरे पास, e⁻kr/r, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है किसकी, स्फेरिकल वेव की। जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे थे ना, उनकी कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। अब लेट अस अज्यूम दैट देयर इज नो ऑब्स्टेकल ऑन एपरेचर। अब शुरू में हम अज्यूम करते हैं कि जो ये ऑब्स्टेकल थे ना यहाँ पे डायग्राम में, ठीक है, ये वाले जो ऑब्स्टेकल थे यहाँ पे, ये ऑब्स्टेकल है जो यहाँ पे, ये जो ऑब्स्टेकल है यहाँ पे, इसको अज्यूम करते हैं कि ऑब्स्टेकल नहीं है, ठीक है। तो अब सोचो आप, जब यहाँ पे ये ऑब्स्टेकल नहीं होगे, ठीक है, तो यहाँ से जो प्लेन वेव आ रही है कैसी जाएगी, डायरेक्ट पड़ेगी ना स्क्रीन पे, डायरेक्ट पड़ेगी स्क्रीन पे, ठीक है। तो अगर ये ऑब्स्टेकल है, इन ऑब्स्टेकल से डायरेक्ट नहीं पड़ रही है स्क्रीन पे, इसको इस यहाँ से पास होना पड़ रहा है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे भी लिखा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, कि अगर मैंने अज्यूम कर दिया कि देयर इज नो ऑब्स्टेकल एंड एपरेचर, सो प्लेन वेव फ्रंट आर गोइंग डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, सो इक्वेशन 1 बिकम, जब डायरेक्टली स्क्रीन पे जाएंगे तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, दिस, आपको सेम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, ई नॉट ई की पावर आयोटा के आर, और ये ई नॉट ई की पावर आयोटा के क्या है, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फ्रंट है ये, ठीक है। क्यों, अब देखना, इफ वी यूज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द डिस्टेंस आर इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। आप लोगों को पता होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे p डैश से लेकर p तक का डिस्टेंस मेजर करूँ, यहाँ से इस पॉइंट पे डायग्राम में देख सकते हो आप, यहाँ पे इस p डैश से p तक का डिस्टेंस, तो अब p डैश के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट है क्या, y और x है, और p के कितने x और y है, ये कोऑर्डिनेट है मेरे पास, और z ये क्या है, z प्रोपेगेशन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास जो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला p से p डैश तक का मेरे पास जो डिस्टेंस आएगा, कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, r बराबर कितना आएगा, z स्क्वायर 1 प्लस ये क्या है मेरे पास, x माइनस स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस y माइनस ईटा अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से जेड स्क्वायर को कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। अब जेड स्क्वायर कॉमन लूंगा, अब यहाँ से क्या है, ये रूट कितना होता है, 1/2 होता है, इसको इक्वेशन 3 ले लिया। अब लेट अस अज्यूम दैट x माइनस जाई इज लेस देन z एंड y माइनस जाई इज लेस देन z, सो द बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब आपने इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये कंडीशन है, एज्यूम कर दिया हमने कि x माइनस जाई भी छोटा होगा z से, और y माइनस जाई भी क्या होगा, छोटा होगा z से, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके r बराबर है z 1 + 1/2 x माइनस जाई बाई z प्लस 1/2 y माइनस जाई बाई जेड का स्क्वायर, ये चीज बन जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, z प्लस एक्स माइनस जाई स्क्वायर बाई 2z प्लस y माइनस जाई बाई 2z स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज किया मैंने, तो जो इक्वेशन 3 है क्या बन जाएगी मेरे पास, दिस, ठीक है। अब नाउ द इन राइट साइड ऑफ इक्वेशन 2, राइट साइड देखो आप इक्वेशन 2 की, ठीक है। इक्वेशन 2 कहाँ पे, ये राइट साइड में मेरे पास क्या है, ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। अब इस राइट साइड को भी आप सॉल्व करोगे, ठीक है। राइट साइड e⁻k r बराबर e⁻k, अब r आपने निकाल रखा है, r की वैल्यू आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। जब आप r की वैल्यू इसमें डालोगे, फिर आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। नाउ डिवाइडेड दिस इक्वेशन बाय r, अब इस इक्वेशन को आपने किसी डिवाइड करना है, r से डिवाइड करना है, ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, ठीक है। जब आप r से डिवाइड कर दोगे, दोनों साइड करना है, बोथ साइड, ठीक है। r से डिवाइड करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको मैंने इक्वेशन 5 ले लिया, ठीक है। उसके बाद नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 5 को 2 में डालोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इक्वेशन, ठीक है। आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद नाउ डायग्राम एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। अब जो डाइफ्रैक्शन का एंगल है ना, मतलब डाइफ्रैक्ट हो रही है जो लाइट, वो वेरी वेरी स्मॉल है, ठीक है, उसका एंगल। देन r इज अप्रोक्सीमेट टू z, जो तो क्या हो जाएगा, जो r डिस्टेंस है ना, r कहाँ से था, p पॉइंट से लेकर p डैश तक था, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, जो z है, z कहाँ पे है, उस एपरेचर से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस, ठीक है, अप्रोक्स हो जाएगा z के, ठीक है। तो जब अप्रोक्स होगा तो ये वाली क्वेश्चन क्या बन जाएगी मेरे पास, जहां जहां पे आपके पास r है वहां पे z आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो z ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास, देख सकते हो आप। इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन 6 मान लिया मैंने, ठीक है। तो ये इक्वेशन 6 आ गई मेरे पास, ठीक है।
नाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सी। अब आपने यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ से आप इन इक्वेशन 6 इवेल्युएट द इंटीग्रल, आपने ये वाला इंटीग्रल इवेल्युएट करना है, आप ये वाला इंटीग्रल, ठीक है। अब जब आप इसको इवेल्युएट करोगे यहाँ से, अब फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आप, ठीक है, कि माइनस अल्फा से अल्फा ई रेज टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स डी एक्स बराबर होता है अंडर रूट पाई अपॉन माइनस अल्फा ई की पावर बीटा स्क्वायर अपॉन माइनस 4 अल्फा, ठीक है। आपके पास इंटीग्रल ये था, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको I1 मानू, इसको I1, ठीक है, और इसको मानूंगा I2, समझा ये चीज, ठीक है। और जो x माइनस ईटा है इसको मैं मान रहा हूँ गामा, ठीक है। तो यहाँ से d जो मेरे पास जाई है वो बराबर किसके हो जाएगा? माइनस के डी गामा के हो जाएगा, ठीक है। और बीटा यहाँ पे इसमें देख सकते हो आप, इसको अगर कंपेयर करोगे ना आप इस इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पे बीटा तो है ही नहीं, तो बीटा क्या है? 0 है, तो आपके पास I1 ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। सेम, तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? दिस, ठीक है। उसके बाद आप I2 किसको माना था मैंने? I2 है आपके पास जो इस इंटीग्रल में ये वाला पार्ट है, ठीक है। I2 ये है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ होगा? डी ईटा के साथ, और इसका किसके साथ हुआ था इंटीग्रेशन? विद रिस्पेक्ट टू डी जाई के साथ, ठीक है। तो इतना आप निकाल सकते हो यहाँ से। फिर जब आप I2 कैलकुलेट करोगे, I2 और I1 आपने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो आपने इस I2 और I1 की वैल्यू किस में डालनी है? इक्वेशन 6 में डालनी है। जब आप इसकी वैल्यू इक्वेशन 6 में डालोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर? सी ई नॉट ई रेज टू आयोटा के जेड अपॉन जेड माइनस के 2 पाई जेड अपॉन के 1 अपॉन आयोटा का स्क्वायर ई नॉट ई रेज टू आयोटा के जेड, ठीक है। अब यहाँ से क्या है? अब इसको कंपेयर करोगे तो ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा? c बराबर है 1/2 पाई आयोटा अपॉन के, यहाँ से c बराबर क्या आ जाएगा? आयोटा के अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू आ जाएगी। आप इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब यहाँ से जो वेव नंबर है, मैंने शुरू में ही बताया था कि वेव नंबर बराबर किसके होता है? 2 पाई अपॉन लेमडा पे। अब k की वैल्यू डाल दो यहाँ पे आप, अब k की वैल्यू डालोगे तो c क्या बन जाएगा मेरे पास? आयोटा अपॉन लेमडा, ठीक है। अब c की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 10 को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। जो फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी ना आपने, जिसमें प्रोपोर्शनलिटी वाली, उसमें अगर आप c पुट करोगे तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? दिस। आपने c की ही वैल्यू फाइंड करनी थी यहाँ पे, ठीक है। अब c की वैल्यू कितने है? आयोटा अपॉन लेमडा ही। तो अब मेरे पास क्या है? ये इक्वेशन क्या होगी? प्रूफ होगी, ठीक है। तो मैंने किसका यूज किया? मैंने यूज किया स्केलर फील्ड थ्योरी का, और मैंने फ्रेजनल डाइफ्रैक्शन जो की इक्वेशन है वो मैंने प्रूफ कर दी, ठीक है। तो आपने स्टेप पकड़ने हैं, कुछ नहीं इसमें, स्टेप बाय स्टेप पकड़ोगे और कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो आपके पास सारी चीजें निकल जाएगी, ठीक है। अब करते जरा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिकल वेवगाइड? ड्राइव द सेट ऑफ इक्वेशन रिलेटिंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ वेवगाइड फॉर ये टीई एंड टीएम मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन। अब ये टीई क्या है और टीएम क्या है? टीई का मतलब है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड मोड, और जो टीएम का मतलब है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड मोड, ठीक है। तो इसने सिंपल पूछा है कि आप ऑप्टिकल वेवगाइड से क्या समझते हो, और इक्वेशन डराइव करो जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ वेवगाइड किसमें? टीई में भी और टीएम मोड में भी, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, आप यहाँ से ऑप्टिकल जो वेवगाइड होता है ये क्या होता है? एन ऑप्टिकल वेवगाइड इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट गाइड्स लाइट थ्रू अ स्पेसिफिक पाथ। दे आर यूज्ड इन मेनी डिवाइसेस इंक्लूडिंग ऑप्टिकल फाइबर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड आर्गुमेंटेड रियलिटी डिस्प्लेस। ये जो ऑप्टिकल वेवगाइड है ये फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो गाइड करता है लाइट को एक स्पेसिफिक पाथ में ट्रेवल करने के लिए। बहुत सारे जो मैनी डिवाइस में यूज होता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर, कम्युनिकेशन सिस्टम, आर्गुमेंटेड रियलिटी डिस्प्लेज, इसमें भी यूज होता है ये, ठीक है। ऑप्टिकल वेवगाइड आर मेड ऑफ मटेरियल लाइक ग्लास, प्लास्टिक, पॉलीमर। जो ऑप्टिकल गाइड है, वेवगाइड किससे बनते हैं? ग्लास से बनते हैं, प्लास्टिक से बनते हैं, पॉलीमर से बनते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल वेवगाइड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। सिंपल आपने याद रखना है कि ऑप्टिकल वेवगाइड होता क्या है। ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो लाइट को गाइड करता है किसी स्पेसिफिक पाथ में ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। और ये यूज होता है बहुत सारे डिवाइस में, ऑप्टिकल फाइबर, कम्युनिकेशन। सिंपल चीज है ना, लाइट जब ट्रेवल करेगी एक स्पेसिफिक पाथ में तभी तो हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है।
समझ आई आपको ये चीज, ये आप समझ चुके हैं। अब वेवगाइड के दो मोड होते हैं, एक तो ट्रांसफर इलेक्ट्रिक फील्ड मोड और एक होता है ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड मोड। अब ट्रांसफर इलेक्ट्रिक फील्ड मोड क्या होता है, इसमें क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो एंटायरली ट्रांसफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, वो ट्रांसफर नेचर में आएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसवर्स होगा, ठीक है। और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है वो ओनली ट्रांसवर्स होगा, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो अब इसमें अगर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि टीई में तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड होगा और टीएम में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं होगा लॉन्गिट्यूडनल में, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं। अब डेरिवेशन देखते हैं। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड की अगर मैं बात, तो यहाँ पे क्या है, पहले ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड वेवगाइड की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक कंसीडर कर दिया रेक्टेंगुलर वेवगाइड, ठीक है, जहाँ पे टीई जो एमएन मोड है इज रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज कैरेक्टराइज बाय ई जेड इज इक्वल टू 0। मतलब जेड कंपोनेंट कैसा है, जेड कंपोनेंट तो लॉन्गिट्यूडनल है, तो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट तो 0 होगा ना, ठीक है। तो अब वेयर m इज द नंबर ऑफ हाफ वेव इन x डायरेक्शन एंड n इज द नंबर ऑफ हाफ वेव इन y डायरेक्शन, तो Ez तो 0 होगा इसका। आप यहाँ पे कंपोनेंट देख सकते हो, सिर्फ x ही तो है जो ट्रांसवर्स है, x और y ट्रांसवर्स है, ये तो लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। तो ये तो 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्स जो वेव गाइड है उसकी हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से Ez 0 का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन लॉन्गिट्यूडनल और z डायरेक्शन इज 0, सो देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, इस z में क्या होगा, ओनली मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होगा, ठीक है। इसकी मैंने जो लेंथ ले ली l और a ले लिया, इसकी विड्थ ले ली, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो द हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर रेक्टेंगुलर वेवगाइड, जो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है आपने ये याद रखनी है, ठीक है, ये याद रखनी है आपने। डाइवर्जेंस स्क्वायर एच जेड इज इक्वल टू गामा स्क्वायर एच जेड, जहां पे, और दूसरी क्वेश्चन क्या होगी, डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू गामा स्क्वायर साइन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में ये, ठीक है। अब सो द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, आपने इनके सॉल्यूशन याद रखने हैं, ये वाली क्वेश्चन याद रखनी है, ये दोनों, फर्स्ट का सॉल्यूशन ये है और सेकंड का सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, सेकंड का सॉल्यूशन ये है मेरे पास, ठीक है। अब नाउ अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन, अब बाउंड्री कंडीशन क्या है इसकी, कि kx बराबर है m पाई अपॉन a और ky बराबर है n पाई अपॉन b, इसकी बाउंड्री कंडीशन आपने यहाँ पे, यहाँ जो बाउंड, इस डायग्राम की जो वेव गाइड की, रेक्टेंगुलर वेव गाइड की जो बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है, ये आपने अप्लाई करनी है किसमें, जो सॉल्यूशन निकला है आपका इन दोनों इक्वेशन का, ठीक है। तो जब आप इसमें पुट करोगे kx की जगह m पाई बाय a और ky की जगह n पाई बाय a, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द मॉडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इन z डायरेक्शन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। नाउ द मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैक्सवेल इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी डोमेन की, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। और यहाँ पे जो डाइवर्जेंस का मतलब है डेल बाय डेल एक्स आई, डेल बाय डेल वाई जे, डेल बाय डेल जेड के यूनिट गैप, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई जेड के कंपोनेंट में, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा मेरे पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एच ई और इस डाइवर्जेंस की वैल्यू इक्वेशन 6 में डाल देनी है आपने, ठीक है। तो इक्वेशन 6 क्या बन जाएगी मेरे पास, यहाँ से ये यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी मेरे पास इक्वेशन 6 बन के, ठीक है। अब कैलकुलेटिंग द क्रॉस प्रोडक्ट, आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई जे के कोफिशिएंट को लिख के, ठीक है। और ये जो मेरे पास राइट हैंड साइड वो सेम रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आप अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने, जब आपके पास ये चीज आ जाएगी, उसके बाद आपने कोफिशिएंट कंपेयर करने आई यूनिट कैप, जे यूनिट कैप और के यूनिट कैप के, ठीक है। तो जब आप ये क्या बोलते हैं कोफिशिएंट कंपेयर कर दोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 7 8 9, अलग अलग आई कैप वाले का कोफिशिएंट अलग, जे का अलग, के का अलग। यहाँ से यहाँ देखो ना, आपके यहाँ पे आई कैप में क्या है मेरे पास, यहाँ पे दिस है, और इस साइड वाला आई कैप में क्या है मेरे पास, यहाँ पे एच एक्स और माइनस के जे ओमेगा म्यू, तो यहाँ पे ये चीज आ गई, ठीक है। सेम आपने आई जे के इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन आपने आई जे के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं आपस में, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अब सिमिलरली द मैक्सवेल इक्वेशन
फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की बात। वो तो ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की थी। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वेशन होती है वो ये होती है मेरे पास। याद रखनी है आपने, मैक्सवेल की जो फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वेशन है दोनों के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ये यहाँ पे क्या थी मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थी यहाँ पे ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे, और ये क्या आ गई मेरे पास यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हो इस चीज को। अब सॉल्विंग द क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट। अब यहाँ से सेम यही चीज, जो ये प्रोसीजर मैंने ऊपर किया था ना, सेम यही प्रोसीजर आप कर सकते हो। डाइवर्जेंस की वैल्यू पता है आपको, एच की वैल्यू पता है, फिर जब आप पुट कर दोगे तो लास्ट में जब आप कोफिशिएंट को कंपेयर कर दोगे तो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। तो जो यही इक्वेशन 7, 8, 9 और जो ये 11, 12, 13 है, यही जो मॉडिफाइड इक्वेशन है। तो अब मॉडिफाइड इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, जो डेल बाय डेल जेड की जगह माइनस के जे बीटा जी पुट करना है, और ई जेड कितना है, 0 है। ये इसकी क्या है, कंडीशन है, सब्स्टिट्यूशन लेना है आपने ये, ठीक है। तो जब आप इसमें पुट कर दोगे, ठीक है, किसमें, 7, 8, 9 में और 11, 12, 13 में, तो आपके पास क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीट देख सकते हो आप, पुट करके देख लेना आपने, ये चीज आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो यही है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई एक्स, ई वाई, ई जेड एंड एच एक्स, एच वाई एंड एच जेड। अब इन इक्वेशन का यूज करके आपने ये इन सब की वैल्यू निकालनी है, और यही जो आपके पास इक्वेशन होगी, यही इक्वेशन होगी मेरे पास कौन सी, टीएम मोड के लिए, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास यहाँ पे, ठीक है। ये वाली इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। और यही इक्वेशन क्या है आपके पास, दीज इक्वेशन 14 to 19 आर द सेट ऑफ इक्वेशन रिलेटिंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन वेव गाइड फॉर टीई मोड। अब टीई मोड आपने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब टीएम मोड की बात करते हैं। टीएम मोड में आपने मैग्नेटिक फील्ड, टीएम मोड का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगा, ओनली किस में होगा, ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब है एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो सेम यही चीज यहाँ पे भी एच जेड 0 हो जाएगा, ठीक है। और टी एम एन, एम क्या है, एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और वाई डायरेक्शन में, एन क्या है, वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेम आपने जो ये पिछला प्रोसीजर था, सेम वही प्रोसीजर करना है यहाँ पे, ठीक है। सेम जैसे आपने पिछले तरीके वाला किया है, सेम वही प्रोसीजर करके आपके पास जो लास्ट में इक्वेशन आती है, इक्वेशन आती है आपके पास लास्ट में, वो आती है मेरे पास, ये आप देख सकते हो यहाँ पे 31, 32, ये आपके पास 33, 34, 35, 36। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या आती है मेरे पास, ये आती है टीएम मोड में, कौन सी, वेरियस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन, देख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुकी है असाइनमेंट, इसमें 7 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब आपने अगर इसका फुल कॉन्सेप्ट समझना है ना, पूरा अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है, उसके लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये तो जस्ट मैं तो असाइनमेंट सॉल्व करवा रहा हूँ, जो मैंने खुद भी सॉल्व की है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। असाइनमेंट को सॉल्व करने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो एक्चुअली में जो आपके पास सॉल्व्ड असाइनमेंट आ रही है, उसमें आप देखोगे तो उसमें बहुत शॉर्ट चीजें दी होती है, कि मतलब इतना डिटेल से नहीं दिया होता है, तो उसमें आपको मार्क्स भी कम मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इसको खुद सॉल्व कर रहे हो, खुद समझ रहे हो, तो ये वाले असाइनमेंट आपको एग्जाम में भी काफी ज्यादा फायदा करेगी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है असाइनमेंट के ही एग्जाम में भी रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।